कूच बिहार में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अक़लियती शिद्दत पसंदी से लोगों को होशियार रहने को कहा है। पार्टी कारकुनान की मीटिंग से खिताब के दौरान ममता बनर्जी MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया। ओवैसी ने पलटवार करते हुए दीदी पर MIM की मकबूलियत से खौफजदा होने का इल्जाम लगाया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अपनी सियासत बदलती नजर आ रही है। उनका दावा है कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए वो अपनी सोच को बदल रही है। उन्होंने पहली बार अपने पार्टी के इजलास में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म का तज़किरा किया और इसके मुतालिक अपने अरकान से लोगों में बेदारी लाने की दरख्वास्त की। ममता बनर्जी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी का नाम लिए बगैर उन पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बाज लीडर इंतहा पसंदी को फरोग़ देते हैं, जिनका ठिकाना हैदराबाद है। जैसे हिंदुओं में कट्टर लोग हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी शिद्दत पसंद है। बीजेपी को यही लोग जीत दिलवाते हैं और इनका ठिकाना हैदराबाद है। तो उधर MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में MIM की बढ़ती ताकत से खौफजदा होकर इस तरह के बयान दे रही है। बंगाल का इलेक्शन हम नहीं लड़े, पार्लियामेंट में 18 सीट बीजेपी जीत गई। किसने जिताया उनको? हमने जिताया, जबकि बंगाल का 100% मुस्लिम वोट उनको मिला। भाई मालदा की सीट पर कौन जीता? मैं पूरी दुनिया को मालूम मालदा में मुस्लिम परसेंटेज क्या है। मेरी वजह से हार गया मालदा। आप अपनी गुरूर, अपनी कमजोरियों की वजह से वहां पर बीजेपी को आपकी गलतियों से फायदा हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। और आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर बंगाल के गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं, जिन्होंने आपका इतना साथ दिया। ममता बनर्जी के हालिया बयान पर सियासी माहिरीन का मानना है कि दीदी हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जिसका असर मगरबी बंगाल में मुकीम तमाम तबकात के वोटरों पर पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में बीजेपी की बढ़ती मकबूलियत और ताकत से ममता दीदी खौफजदा है, या असदुद्दीन अवैसी का सेकुलर वोटों पर बढ़ता असर ममता को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झारखंड शाख में बदउनवानी का मामला सामने आया है, जिसके नतीजे में पार्टी के 2 अरकान को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस अमल के बाद सोशल मीडिया में इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती नायब सदर एजाज अली और चंदन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों लीडरों पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। सदर मोहतरम का हुक्म आता है कि आप दोनों चंदन सिंह और एजाज अली साहब को पार्टी से डिसमिस किया जाता है। और जब मैंने पता चला है तो इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिससे जो नहीं करना चाहिए था। इनको मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी का इमेज का सवाल भी है। और लेकिन सीनियर लीडर हैं, पार्टी के जिम्मेदार आदमी थे, उनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। एक भरोसे को धक्का पहुँचता है। एजाज अली और चंदन सिंह कैमरे के सामने पार्टी कायद के इस फैसले के खिलाफ फिलहाल खुलकर बोलने से गुरेज कर रहे हैं। देखिए, पार्टी जब बड़ी होती है तो कुछ ना इत्तेफाकी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब अभी चुनाव का वक्त है, मजबूती से चुनाव अभी लड़ाने की बात चल रही है और कई सारे सीट जीतना है, क्योंकि झारखंड के लोगों ने असद साहब पे एक उम्मीद जगाया है। बहुत सारे ख्वाब लोगों ने देखा है, उस ख्वाब को हमारी पूरी टीम चकनाचूर होने नहीं देगी। और असद साहब पर बहुत उम्मीद है लोगों की, और असद साहब भी जानते हैं इस बात को, और उन्होंने भी झारखंड को हैदराबाद के तर्ज पे बनाने की बात जो कही है, उसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे पूरा। वाज़ेह रहे कि कलील मुद्दत के अंदर झारखंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफी मकबूलियत हासिल हुई है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी की इस मकबूलियत में चंदन सिंह और एजाज अली ने अहम रोल अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।
MIM सदर असुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद मालिकाना हुकूक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामुकम्मल इंसाफ बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह फैसला मुकम्मल इंसाफ पर मबनी नहीं है। उनके मुताबिक दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल करने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है। बोर्ड के इस फैसले की मुखालफत शुरू हो गई है। बरेलवी उलमा ने बोर्ड के फैसले को गैर जिम्मेदाराना बताया है। तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अयोध्या पर अदालती फैसला आने से पहले पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम तंजीमों और लीडरों ने हर फैसले का एहतराम करने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड की जानिब से फैसले पर नजरसानी की बात की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि बोर्ड के लोग अयोध्या मामले पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला है, कल मीटिंग हुई थी लखनऊ में, तो बोर्ड ने जो फैसला किया है कि हम रिपिटिशन दाखिल करेंगे, पुनर्याचिका दायर करेंगे और इसके साथ में मस्जिद की जगह पर जो दी गई मस्जिद है जगह पर उसको नकारा है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने और हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फ़ैसले को खारिज कर दिया है। उनका फ़ैसला नहायत गैर दानिशमंदाना है और बेवकूफ़ाना है फ़ैसला। ये हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी तहज़ीब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दे दिया था कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है और जो विवादित जगह है वहाँ पर राम मंदिर तामीर किया जाएगा, तो अब ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन दायर करने की कोई वजह नहीं बनती है। जबकि दिल्ली में 9 तारीख से पहले आल मुस्लिम जमात की मीटिंग हुई थी, तमाम मुस्लिम संगठन वहाँ शामिल हुए थे और तमाम लीडरान ने, तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस बात को बरमला कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। IIT मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ़ को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी है। इसी बीच इंसाफ के लिए भूख हड़ताल कर रहे तलबा ने अपनी हड़ताल इस यकीन दहानी पर ख़त्म कर दी है कि उनकी 3 अहम मुतालबात में से 2 को IIT मद्रास पूरा करेगा। खबरों के मुताबिक मुजाहरा कर रहे तलबा को डीन ने एक्सटर्नल कमेटी के जरिए तालीम की बुनियाद पर तफरीक के अलावा हरासमेंट और भेदभाव के पहलू से भी तफ्तीश की जाएगी। मुजाहिरीन तलबा को और क्या यकीन दिलाया गया है, आगे उनकी हिकमत अमली क्या कुछ होगी, उसके लिए हम बात करेंगे हमारी नुमाइंदा पद्मप्रिया से। तो प्रिया, जिस तरह से स्टूडेंट्स जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर के, फातिमा केस को लेकर के एहतजाज कर रहे थे और अब उनको यकीन दिलाया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर एहतजाज किया जाएगा, पर ये जो यकीन दिलाया गया है उनको, क्या ये यकीन तक ही रहेगा? क्योंकि IIT मद्रास की एक हिस्ट्री रही है, ये कोई पहला केस नहीं है। मद्रास से पहले भी इस तरह के सुसाइड केसेस स्टूडेंट्स के देखने को मिले हैं, जहां पर हरासमेंट की वजह से, टीचर्स की वजह से, भेदभाव की वजह से इस तरह के केसेस हुए हैं। तो क्या इस बार सच में इंसाफ हो पाएगा? होना जरूरी है मुनव्जा। यहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स, यहाँ के सारे सोशल एक्टिविस्ट और जो कोई भी फोरम सभी स्टूडेंट्स के साथ हाथ जुड़े हैं, सारे लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस बार IIT मद्रास अपनी जो ये प्रॉमिस है उसको कीप अप करेगी। और हाँ, रही बात इसको एग्जीक्यूट करने की, इसके लिए IIT मद्रास ने 4 महीने की टाइम मांगी है स्टूडेंट्स बॉडी से। खिंदाबार ये खुद को कहलाते हैं, इट्स एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी। इसी के 2 स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे भी गए थे फातिमा लतीफ़ के लिए। अभी यहाँ के जर्नलिस्ट और जो भी सोशल एक्टिविस्ट इस स्टूडेंट एसोसिएशन वालों से बात किए थे, अब हमें जानने को मिला है कि ये स्टूडेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव है कि इस बार बिल्कुल IIT मद्रास अपनी प्रॉमिस को कीप अप करेगा। और रही बात पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन तक होने की, तो अभी एक सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है कि मोर देन ग्रेड स्टूडेंट्स को बहुत सारा स्ट्रेस वहाँ पे IIT मद्रास के कैंपस में फेस करने को मिलता है। मानना पड़ेगा कि ये अपने देश की बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एक है और इसमें अंदर सीट लेने के लिए स्टूडेंट्स को कितना कुछ
करना पड़ता है, कितना कुछ प्राइस देनी पड़ती है, इसके बावजूद उनको वहाँ पे एक हेल्थी एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ये सभी की मांग है। और इस मांग को पूरे करने में ना सिर्फ IIT मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ देगी, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। प्रिया, फातिमा ने अपने लेटर में जो है 3 प्रोफेसर्स का नाम लिया था, क्या अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? नहीं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही FIR दर्ज होगी, ऐसा कहा है पुलिस ने। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आज भी तीनों प्रोफेसर्स उनके सामने पेश होकर अपने तरफ के जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको दिए हैं तीनों प्रोफेसर्स ने। हाँ, ये केस बहुत सेंसिटिव है क्योंकि भेदभाव का आरोप दिया है प्रोफेसर्स के अगेंस्ट फातिमा लतीफ ने, और दूसरी ओर उनकी जो सेलफोन में डेटा मिली थी उसकी ऑथेंटिसिटी का भी एक और जांच हो रही है। एंड उस एविडेंस का एविडेंस को आज कोर्ट में पेश भी किया है क्राइम ब्रांच ने। ये जब तक ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट होकर के सच्चाई बाहर ना आ जाए, किसी के ऊपर भी FIR दर्ज करने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि फातिमा लतीफ ने हमेशा एक टॉपर रही है, ऐसे उनके पापा ने बताया है। और रही बात उनकी टेस्ट पेपर्स में कम मार्क्स मिलने का और रिलीजन बेस्ड बायस ट्रीटमेंट देने का, ये सब सिर्फ आरोप ही हैं अभी तक। ये सिर्फ बिल्कुल प्रिया, अभी तक सिर्फ आरोप है, अभी तक पूरी इस मामले में तहकीकात नहीं हुई है। लेकिन IIT मद्रास ने उन प्रोफेसर्स को लेकर के कोई कदम उठाया है क्या? सस्पेंशन किया गया है या फिर वो अभी तक यूनिवर्सिटी में क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, क्लासेस तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हाँ, दे विल बी वॉच्ड henceforth। अभी इन तीनों प्रोफेसर्स के मामले में ये हम बोल सकते हैं कि ना सिर्फ क्राइम ब्रांच, ना सिर्फ उनके स्टूडेंट्स, IIT मद्रास की मैनेजमेंट भी इनके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि IIT मद्रास को अभी इंश्योर करना है कि ये मामला इससे ऊपर ज़्यादा ना बढ़ जाए। बिल्कुल प्रिया, उनको इंश्योर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है जहां पर इस तरह से जो है हरासमेंट हुआ है स्टूडेंट्स का। और अगर इस यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ जो टीचर्स भी है, जो प्रोफेसर्स है, फैकल्टी है, वो अपर कास्ट ही होल्ड करता है। तो एक तरह से एक जो हिस्ट्री रही है इस पूरे यूनिवर्सिटी की अपर कास्ट को लेकर के, और जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस बेस्ड होता है, वो देखा गया है बहुत पहले से ही। ऐसे में कब जो है IIT मद्रास अपनी इन यकीन दहानियों को अमल में लाएगी और सच में जो है इस तरह के भेदभाव खत्म होंगे? क्योंकि सिर्फ इस वक्त इस केस पर अमल करना काफ़ी नहीं होगा, रूट कॉज को भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, जिस तरह से उनको भी लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक नज़रिया होता है, वहाँ से ही ये सारा जो एक आइडियोलॉजी क्रिएट होता है ये वहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या IIT मद्रास को रूट कॉज से ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए इस सब मामले को, डिस्क्रिमिनेशन को, हरासमेंट को ठीक करने का? IIT मद्रास बिल्कुल इसी पर अभी काम कर रही है, ऐसे मैनेजमेंट बता रही है, और इसके लिए उन्होंने 4 महीने की टाइम मांगी है। और हमें वी कैन ओनली होप फॉर आवर बेस्ट कि इस बार मैनेजमेंट इस मामले की, जैसे आपने बताया, रूट कॉज को एड्रेस करे। हाँ, ये बात बहुत सेंसिटिव है। हाँ, ये बात स्टूडेंट्स की ही नहीं, देश की भी भविष्य की एक फाउंडेशन का मामला है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ना सिर्फ IIT मद्रास, देश के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में ये डिस्क्रिमिनेशन ना केवल रिलीजन के बेस में, ना केवल लैंग्वेज के बेस में, बहुत सारे ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई जा रही है। ये बात चाहे रोहित वेमुला या चाहे हो अभी फातिमा लतीफ, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ऑन एवरी लेवल IIT मद्रास में देखने को मिला है आज तक, और होप किया जा रहा है कि इस बार जो प्रॉमिसेस कर रही है IIT मद्रास की फैकल्टी वो उन्हें पूरा करे। बेहद शुक्रिया प्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में ईसाइयों को मजहबी सफ़र यरूशलेम और दीगर मुक़द्दस मकामात तक जाने के लिए दी जाने वाली माली इमदाद में हुकूमत ने इजाफा किया है। AB हुकूमत ने 3 लाख से कम आमदनी वाले ज़ायरीन को 60,000 रुपये माली इमदाद करेगी। 3 लाख से ज़ायद आमदनी वाले ज़ायरीन को 30,000 रुपये कर दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियत बहबूद इलियास रिजवी ने इस सिलसिले में जियो जारी किया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद अमजद बादशाह ने कहा है कि जगन हुकूमत ने इंतखाबी वादे पूरा किया है। दिसंबर में पहला काफिला यरूशलेम को रवाना होगा।
हमने वादा किया था कि आंध्र प्रदेश के अवाम से, बिलखुसूस हमारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों से, हमारी हुकूमत आने के बाद जो जेरूसलम का जो यात्रा रहता है उसको आंध्र प्रदेश की हुकूमत तरफ से हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। हमारी हुकूमत आने के 5 महीने के अंदर ही हमने बहुत से वादे पूरे किए हैं, उसके तहत आज ये वादा भी पूरा हो चुका है। जो आज जेरूसलम का जो आज जीवो भी रिलीज़ हो चुका है, जिसके तहत जिसकी आमदनी सालाना 3 लाख के अंदर रहती है उनको हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से 60,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और उसी के तहत जिसकी आमदनी अबव 3 लाख होती है उसके 30,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके तहत आज तक हमको तकरीबन 800 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं, उसका स्क्रूटनी भी हो चुका है। तकरीबन 560 जो ट्रैवलर्स को आइडेंटिफाई भी किया है, उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह दिसंबर 1st वीक में पहला ग्रुप यहाँ से जेरूसलम के लिए विजयवाड़ा शहर से ही निकलेगा। एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने बताया है कि हुकूमत आज़मीन हज को भी माली इमदाद फराहम करेगी। रियासती काबीना ने आज़मीन हज को माली मदद फराहम करने की मंजूरी दे दी है। 3 लाख से कम आमदनी वाले आज़मीन हज को हुकूमत की जानिब से 60,000 रुपये माली मदद करेगी। 3 लाख से ज़ायद आमदनी वाले आज़मीन हज को 30,000 रुपये की मदद की जाएगी। इस मामले पर हुकूमत ने जीओ जारी किया है। मरतबा हिंदुस्तान में हमारा स्टेट जो पहली मरतबा हाजियाँ जो हमारे आंध्र प्रदेश से जाते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का वादा किया था। उनके वादे के मुताबिक हमारी हुकूमत आने के 5 महीने के अंदर ही हमने बहुत से वादे पूरे किए हैं। उसी वादे के मुताबिक हाल ही के जो कैबिनेट में उसको पास भी कर चुके हैं, जिसके तहत 3 लाख के बिलो जिसका इनकम रहता है उसको 60,000 रुपीज़ हुकूमत की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और उसी के तहत जिसकी आमदनी 3 लाख से ज़्यादा रहती है उसको 30,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से हर हाजी को जो आंध्र प्रदेश से जाते हैं, हर आंध्र प्रदेश के हाजी को दिया जाएगा। हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर सेंट्रल अब्बास नकवी साहब ने हमारे को विजयवाड़ा जो गन्नावरम एयरपोर्ट को एम्बार्केशन पॉइंट अलॉट कर चुके हैं। ये 2020 का जो काफ़िला जो हाजियों का हमारे आंध्र प्रदेश का जो पहली मर्तबा हमारे एम्बार्केशन पॉइंट विजयवाड़ा जो गन्नावरम एयरपोर्ट है वहाँ से रवाना होगा। और पूरे अच्छी से अच्छे हम उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। विजयवाड़ा में जितने भी हाजी हमारे आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं जो 2020 के हज के तहत पे, उन सबको हम यहाँ पे बोर्डिंग, उनको खाने का सब यहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करके और उनको यहाँ पे तरबेती क्लासेस भी हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जामिया हमदर्द में हक़ जानकारी यानी RTI की अहमियत व अफादियत पर एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में साबिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नरों के अलावा दानिश्वरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में RTI कानून में तरमीम की मजम्मत की गई और मरकजी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए गए। सेमिनार में साबिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्रीधर आचार्यलो और डॉक्टर MM अंसारी ने लोगों से बड़े पैमाने पर हक़ जानकारी की सहूलत का इस्तेमाल करने की अपील की। देखिए, RTI एक्ट तो बहुत एक पावरफुल टूल है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, एक आम पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से चाहिए और उसको कैसे यूज़ करने की ज़रूरत है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक इवॉल्विंग एक्ट है और इसमें इसकी सक्सेस इसके ऊपर निर्भर है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो हमेशा छिपाने की मूड में रहती है, वो छिपाती रहेगी, लेकिन ये आपको एक अधिकार दिया है और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भी वो CPIO से इन्फॉर्मेशन लीजिए, पब्लिक अथॉरिटी में, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में जाइए। 14 साल से करोड़ों लोग पूछना शुरू किए सूचना के बारे में। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विजय है और जो सत्ता में है, जो लोग सत्ता में हैं वो डर रहे हैं सूचना के बारे में पूछने वालों से। सरकार डर रही है। ये एक संकेत है
कि हमारा अधिकार, सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। ये चालू रहना, लोग पूछते रहना, सरकार से सवाल करते रहना। और ये राइट इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं, दे आर ओनली आस्किंग सम फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। और ये आई थिंक दिस सेमिनार इज़ वेरी टाइमली बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द लीगल एड। व्हाट वी कैन आस्क, व्हाट वी कैन नॉट आस्क, सवाल इसका हो रहा है। आप कहते हैं कि ये अलाउड है, आप कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है। एंड व्हाट द प्रोसेस कैन टेक, हाउ फार इट कैन टेक टू स्कटल एफर्ट्स टू सीक इन्फॉर्मेशन। इस मौजू पर बहस होने के लिए, डिस्कशन होने के लिए ये मीटिंग की गई है। आई एम वेरी हैप्पी। आज के डेट में बहुत ही अप्रोप्रिएट है बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कुछ दिन पहले, वेयर इट सेज इवन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अमेनेबल टू RTI। गुलबर्गा के एयरपोर्ट पर लावारिस तौर पर फेंके गए उर्दू बोर्ड को दोबारा लगाने का उर्दू के साथ साथ कन्नड़ तंजीमों ने भी मुतालबा किया है। साथ ही उर्दू बोर्ड की तौहीन करने वाले अफसरान की निशानदही और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया जा रहा है। यह है शहर गुलबर्गा का नौ तामीर शुदा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर आपको 3 जबानों कन्नड़ा, हिंदी और अंग्रेजी में बोर्ड नजर आ रहा है, जिस पर कलबुर्गी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर चौथा बोर्ड उर्दू का भी लगाया जाना था। बोर्ड बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन उर्दू का बोर्ड एयरपोर्ट की पेशानी पर नहीं लगाया गया। जो उर्दू निकलने वाले जो ऑफिसर है उसको सस्पेंड करना, जो उसको ऊपर इंक्वायरी डालना, और जो MP साहब है यहाँ के गुलबर्गा के जो जादव साहब, वो इंक्वायरी करने के लिए जिलाधिकारी को एक सूचना देना। बात अगर जिला गुलबर्गा की करें तो यहाँ पर उर्दू वालों की आबादी 30% से ज्यादा है। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन, सेंट्रल बस स्टैंड, मजलिस बल्दिया समेत कई एक सरकारी इमारतों पर उर्दू बोर्ड नस्ब है। मतलब तुम क्या बोलना चाहते? हमारे जो ऑफिसर लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन, उनको मैं जो है ना, मैं उनको वार्निंग देता चाहता हूँ, क्यों नाइंसाफी करते? हमारा गुलबर्गा, हमारे आम लोगों का जो है ना इज्जत क्यों निकालते? अगर तुमको उर्दू के बारे में, कन्नड़ा के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं रहता, हम जैसे लोगों को पूछो तुम। गुलबर्गा से सबसे करीब 200 किलोमीटर से भी कम फासले पर हैदराबाद एयरपोर्ट है, जिस पर उर्दू समेत 4 जबानों में बोर्ड नस्ब किए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने गुलबर्गा एयरपोर्ट डायरेक्टर और गुलबर्गा MP की तवज्जो इस जानिब दिलाई। आपका जो फीलिंग्स अच्छा है, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स। चाहे उर्दू स्पीकिंग वाला ज़्यादा है तो उसका रेस्पेक्ट करना है। सो डेफिनेटली आई विल टेक केयर टू नॉर्मलाइज द उर्दू बोर्ड, वो भी उसका भी प्रोविजन है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी तक जो हुआ, जो हो गया, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं सकते। देन वी आर टेक रिसेंटली वी आर टेकन ओवर। चाहते हमको डेवलपमेंट करना है, लैंग्वेज एंड ऑल आर डिफरेंट इशू। पहले अब हमारे बहुत लोग अलग अलग रोज एक इशू ला रहे हैं, उसका रखो, इसका रखो नाम। हमको हर लैंग्वेज के ऊपर बहुत अभिमान है, हर लैंग्वेज के उसके ऊपर हम ये स्टेज में कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। 22 नवंबर को वजीर आला BS येदियुरप्पा इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने वाले हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। सयाहत किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में ये मौका बहुत कम आता है कि वो घर की उलझनों से निकलकर खूबसूरत मकाम की सयाहत करे। बोहरा समाज के दाई सैयदना डॉक्टर मुफद्दिल सैफुद्दीन ने अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए मुफ्त सयाहत का सिलसिला शुरू किया है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ख़वातीन हमारे समाज का निस्फ हिस्सा होती हैं। मर्द घर के बाहर अपना काम अंजाम देते हैं, वहीं ख़वातीन घर की जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देती हैं। मर्द समाज तो घर से बाहर निकलकर अपने मूड को फ्रेश कर ही लेता है, लेकिन ख़वातीन अगर घर के माहौल से दूर जाएं तो वो कहाँ जाएं? इसके बारे में लोग कभी नहीं सोचते। बोहरा समाज के दाई सैयदना डॉक्टर मुफद्दिल सैफुद्दीन ने बोहरा समाज की ऐसी बुजुर्ग ख़वातीन जिन्होंने अपनी जिंदगी में घर और ससुराल के अलावा कुछ भी नहीं देखा, उन्हें हिंदुस्तान की मुफ्त सयाहत के साथ साथ मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का सिलसिला शुरू किया है। क्या कहते हैं इस सिलसिले में मुंतज़मीन, आप भी सुनिए। हमारे जो सैयदना साहब, उनका फरमान है, फरमान आलिया है कि बुजुर्गों को आप तफरीह में लेके जाओ। बुजुर्ग घर पे रह के बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उनका माइंड भी चेंज होगा और
वो थोड़ा सा बाहर भी घूमेंगे तो थोड़ा सा फर्क लगेगा। तो इस तो हम लोग यहाँ से हमारा जो ट्रस्ट है वो मेडिकल ट्रस्ट है, फुल दाऊदी बोहरा समाज के जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं उसको हम हेल्प करते हैं। बुजुर्गों की सयाहत के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन से 30 बुजुर्ग खवातीन पर मुश्तमिल ग्रुप आज सुबह भोपाल स्टेशन से रवाना हुआ। ये बुजुर्ग खवातीन भोपाल से उज्जैन और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात की सयाहत करने के बाद राजस्थान और गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात की सयाहत करेंगी और 28 नवंबर को बुजुर्ग खवातीन का ये वफ्द भोपाल वापस पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा खुशी है। सीएम साहब का हमारा एहसान और करम है कि आप हम लोगों के ऊपर बहुत साया है और सब अच्छे मतलब सब बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं और सबको अपने अपने हिसाब से टूर पे ले जाना है। बहुत ख़ास मौका है ये मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है। इसके हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया है भाई का भी, और मौला की तरफ से बहुत अच्छा मतलब वो सब है। मैं बहुत खुशी हुई कि मुल्ला किस में जा रहे हैं और मुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो बेचारे सबको लेके जा रहे हैं हमारे मुल्ला के उसमें। हम मौला की तरफ से जा रहे हैं, उनका फरमान है, उन्होंने क्या बाहर घूमने के लिए निकल लीजिए, तो इसलिए हम निकले हैं। अब उज्जैन से उदयपुर से गलियाकोट, अहमदाबाद, कभी हो सका तो हसन पीर भी ले जाएंगे आप। बोहरा समाज में ये पहल भोपाल से शुरू की गई है। इब्तिदाई तौर पर अभी इसमें सिर्फ खवातीन को ही शामिल किया गया है, लेकिन आगे चलकर इस खास प्रोग्राम में खवातीन के साथ साथ बुजुर्ग मर्द को भी शामिल किया जाएगा, ताकि ये बुजुर्ग अपने घर में खुशहाल रहें और अपने तजुर्बात की रोशनी में नई नस्ल की रहनुमाई भी कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।